नमस्कार, विधि वार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अवैध कब्ज़ा एक गंभीर समस्या होती है। अवैध कब्ज़ा एक ऐसा मामला है जिसमें आपकी नींद हराम हो जाती है, क्योंकि आपकी कमाई, आपकी संपत्ति जो आपने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से कब्ज़ा कर लेता है। तो आप कैसे उस व्यक्ति से अपनी संपत्ति को छीन सकते हैं? इसके लिए फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कई सालों तक आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, यदि आपको सही सलाह ना दी जाए। आज की वीडियो में आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहला तरीका है स्थानीय प्रशासन की मदद लेना। स्थानीय प्रशासन की मदद किस प्रकार से लें, उसका भी एक तरीका होता है। नहीं तो आप स्थानीय प्रशासन के पास जाएँगे, वो कह देंगे कि ये मामला सिविल कोर्ट से संबंधित है, आप वहाँ पर जाइए। फिर आपके मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती। ना तो पुलिस वाला कुछ करता है, आप एसडीएम साहब के पास जाते हैं, वहाँ से लेखपाल आपके मामले में आता है, लेकिन वो भी कार्रवाई नहीं करता। तो यदि ऐसा कुछ मामला है तो आप किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन की मदद ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। तो सबसे पहले आप प्रशासनिक कार्यालय में जाइए। उप जिलाधिकारी के पास आप जा सकते हैं, जिसको एसडीएम साहब कहते हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। तहसीलदार के पास आप जा सकते हैं। आप अपनी समस्या उन्हें व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं। सबसे पहले आप उनके कार्यालय में जाएँ और ये देखें कि किस प्रकार की कार्रवाई है, कहाँ पर प्रार्थना पत्र जमा करना है, किस तरीके से मिलना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक शिकायत पत्र तैयार करना होगा। वो शिकायत पत्र अत्यधिक विस्तृत हो, जिसमें आपके मामले में स्पष्ट रूप से बातों को कहा जाए, आपके अधिकारों की बात बताई जाए, संपत्ति किस व्यक्ति की है, किस प्रकार से आपके नाम आई थी, उसकी ओनरशिप आपके नाम किस प्रकार से है। तो ये विस्तृत तरीके से बताना होगा और आपको ये बताना होगा जिससे अधिकारी को क्लियर हो जाए कि संपत्ति वास्तव में आपकी है। इसके लिए आप स्पष्ट और विस्तृत तरीके से अपने प्रार्थना पत्र को ड्राफ्ट कराएंगे। आप उस घटना का विवरण देंगे जिसके चलते अवैध कब्जाधारी ने आपकी संपत्ति को हड़प लिया है, यानी उसने किस तरीके से, किस प्रक्रिया का पालन किया, किस प्रक्रिया को उसने अपनाया कि आपकी संपत्ति उसने हड़प कर ली। जिस तरीके से भी उस व्यक्ति ने कब्जा किया हो, या तो आपके साथ मारपीट की है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, गाली गलौज की है, या फिर आपको धमकी दी गई है, तो जिस तरीके का भी प्रकरण होता है उसी के अनुसार आपको बताना होगा और अपने प्रार्थना पत्र में ये लिखना होगा कि दूसरे व्यक्ति ने इस तरीके से मेरी संपत्ति को हड़पा है। यदि वो व्यक्ति ये कह रहा है कि संपत्ति मेरी है या फिर मेरे पास भी इसके दस्तावेज है, तो वो बात भी आपको लिखनी होगी और आप ये बता सकते हैं कि वो व्यक्ति इल्लीगल तरीके से ये कहकर के कब्जा कर रहा है कि संपत्ति उसकी है, जबकि जो कानूनी दस्तावेज है वो मेरे पक्ष में है। मेरे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि संपत्ति मेरी है, क्योंकि मैंने इसके लिए रकम अदा की है या फिर मेरे पूर्वजों के द्वारा ये मुझे विरासत में मिली है। जिस प्रकार की भी आपकी वो प्रॉपर्टी हो, अनसेस्टर प्रॉपर्टी हो सकती है जिसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है, या फिर आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो सकती है। आपकी किसी भी प्रकार की वो प्रॉपर्टी हो, यदि उसमें आपका हक है, उसमें आपका अधिकार है, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा नहीं कर सकता। आपको ये बताना होगा, घटना का विस्तृत विवरण देना होगा। इसी के साथ आप अपने स्वामित्व का जिक्र करेंगे। आप ये बताएंगे कि संपत्ति पर आपका मालिकाना हक किस प्रकार से है, क्योंकि किसी भी अधिकारी को कार्रवाई करने से पहले ये देखना होगा कि संपत्ति वास्तव में किस व्यक्ति की है, वो वर्तमान में किस व्यक्ति के नाम दर्ज है, उसका स्वामित्व किस व्यक्ति के पास है। तो जब आप स्वामित्व की बात क्लियर कर देंगे, जब आप ओनरशिप की बात क्लियर कर देंगे, जब आप ये बता देंगे कि संपत्ति वास्तव में हमारी है और ये हमारे नाम इस तरीके से आई है, तो फिर अधिकारियों को क्लियर हो जाएगा और वो उस मामले में प्रभावी कानूनी रणनीति अपनाने के लिए सक्षम होंगे और वो दूसरे पक्ष को भी बुलाएंगे। जब आप प्रार्थना पत्र दायर कर देते हैं, इसके बाद आपको दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज जो ये साबित करे कि संपत्ति आपकी है, संपत्ति के दस्तावेज और अवैध कब्जे के सबूत। एक तरफ आप कह रहे हैं कि संपत्ति आपकी है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उस पर दूसरे व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया है। तो जब अवैध कब्जे की बात आएगी तो आपको कुछ प्रूफ देने होंगे जो ये साबित कर सके कि वास्तव में संपत्ति पर अवैध कब्जा हुआ है। कोई आप फोटो दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, या फिर जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके बयान करा सकते हैं, उनका एक एफिडेविट लगवा सकते हैं जो इस बात को बताएंगे कि संपत्ति पर आपका कब्जा था और दूसरे व्यक्ति ने इनके साथ मारपीट की और हम इस बात की गवाह हैं, हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें की गई। जो इस बात को बता सके, आसपास के एक दो लोग हो जो इस बात को प्रमाणित कर सके कि संपत्ति आपकी है, तो स्थानीय लोगों के आप बयान भी लगवा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको ये साबित करना होगा कि संपत्ति पर आपका कब्जा था और दूसरे व्यक्ति ने आपसे उसे छीन लिया, और जो वो छीना गया है वो बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के छीना गया है, बिना किसी मर्यादा का पालन किए छीना गया है, मारपीट करके, दुर्व्यवहार करके छीना गया है।
एक तो प्रक्रिया होती है कि कानूनी प्रक्रिया, उस व्यक्ति ने उसे खरीदा या फिर कोर्ट का आदेश उसके पक्ष में गया, इसलिए उस व्यक्ति ने उस पर कब्जा किया। लेकिन आपके मामले में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति अपनी दबंगता दिखाकर ऐसा कर रहा है। और एक बात आप प्रार्थना पत्र में और लिखवा सकते हैं, यदि उस व्यक्ति का आचरण बेकार हो, यदि वो व्यक्ति बदमाश हो या गुंडा हो, तो आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का आचरण ऐसा है, इसने अन्य लोगों की भी न जाने कितने लोगों की संपत्ति को हड़प रखा है। तो यदि आप इस तरीके से बताते हैं तो और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रार्थना पत्र बेहतर तरीके से ड्राफ्ट किया जाए। जब आप दस्तावेजों को जमा कर देंगे तो उसके बाद आपको समय दिया जाएगा कि आप कब आ सकते हैं, या फिर जांच के लिए आपको समय दिया जाएगा कि अधिकारी इस समय इस दिन उसके लिए जांच पर आएंगे। तो आप व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं यदि जांच में देरी हो रही है। जो एसडीएम साहब के पास यदि आपने शिकायत दर्ज की, उसके बाद पटवारी को आदेश हुआ, वो मौके पर गया, लेकिन यदि सही तरीके से जांच नहीं की गई है तो आप व्यक्तिगत रूप से एसडीएम साहब से मिल सकते हैं। आप ये बता सकते हैं क्यों ऐसा नहीं किया गया, या फिर यदि व्यक्ति ने उसने रिश्वत ले ली हो, या फिर उसने अभिलेखों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो, या फिर उसने गलत बातों को दिखाया हो जो मौके पर नहीं है, वो उसने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए, उन्हें बताइए कि संपत्ति पर वास्तव में आपका अधिकार है और दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है, और जब जांच की गई तो उसने इन्हें पैसे खिला दिए या फिर उसने इसने रिश्वत दे दी। यदि आप ये सबूत दे सकते हैं तो फिर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो आपको बताना होगा, और आप नक्शा और सीमांकन का भी आवेदन करेंगे। आप नक्शा बनवाने का या सीमांकन कराने का अनुरोध कर सकते हैं, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि आपकी संपत्ति किस स्थान पर कितने रकबे में है, कितना उसका क्षेत्रफल है, और यदि उस क्षेत्रफल पर उस एरिया पर किसी और ने कब्जा कर रखा है तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो आप नक्शा या सीमांकन का अनुरोध कर सकते हैं। इसी के साथ आप अवैध कब्जे की रिपोर्ट प्रभावी तरीके से बनवाने की कोशिश करें, ताकि लेखपाल ये बता सके कि वास्तव में आपकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है और इस व्यक्ति को यहाँ से हटाए जाने हेतु आज्ञा दी जा रही है। तो यदि ऐसा हो तो आपके मामले में बेहतर जो कानूनी प्रावधान है वो लागू होते हैं, और ये साबित होता है कि संपत्ति पर किसी और ने अवैध कब्जा कर रखा है। लेखपाल की रिपोर्ट, पटवारी की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत मायने रखती है। इसी के साथ आप संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन ले सकते हैं। यदि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कब्जा हटवा दिया जाता है, उसके बाद भी आप इस बात का आश्वासन लेंगे कि दूसरे व्यक्ति, यदि प्रशासन के द्वारा कब्जा हटवा दिया जाता है उसके बाद भी आप यह आश्वासन लेंगे कि दूसरा व्यक्ति भविष्य में भी आपकी संपत्ति पर कब्जा नहीं करेगा। तो यदि आप यह आश्वासन ले लेंगे तो ये भी बहुत बेहतर होगा। तो ये सबसे पहला तरीका था जिसमें आपने जाना कि स्थानीय प्रशासन की मदद किस प्रकार से ली जा सकती है। दूसरा तरीका है पुलिस में शिकायत दर्ज करना। अब आप कहेंगे कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, हम कई बार जा चुके हैं। देखिए, उसका भी एक तरीका होता है। वैसे तो जो ज़मीनी मामले होते हैं उनमें पुलिस अधिकारी सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होता, या फिर वो कह देता है कि ये मामला सिविल कोर्ट से संबंधित है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसमें आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि अवैध कब्जा एक अपराध है, इसका विवरण आपको देना होगा। आप ये बताएंगे कि ये केवल ओनरशिप डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, दूसरे व्यक्ति ने हमारे साथ अपराध किया है, दूसरे व्यक्ति ने क्राइम किया है। यदि केवल ओनरशिप डिस्प्यूट होता है तो उसे पुलिस वाले लिख देंगे कि ये मामला सिविल कोर्ट से संबंधित है। लेकिन यदि आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पर मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया, गाली गलौज की गई, तो ये अलग से एक अपराध बनता है। तो इसके लिए अलग से कार्रवाई होगी, क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। आपको हमेशा बताना होगा कि अवैध कब्जा एक अपराध है, और अवैध कब्जा करने के लिए अन्य जो गतिविधियाँ की गई वो अलग से अपराध है, उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस व्यक्ति को दंडित किया जाए। आप ये भी बात बताएंगे। इसी के साथ आपको सबूत इकट्ठा करें, इसी के साथ आपको सबूत इकट्ठा करने होंगे, अपने स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, अवैध कब्जे के सबूत। जिस प्रकार से आपने स्थानीय प्रशासन की मदद लेने में लगाए थे, उसी तरीके से आप पुलिस वालों की मदद लेने के लिए ये बताएंगे कि संपत्ति पर आपका अधिकार है, संपत्ति आपके स्वामित्व में है और दूसरे व्यक्ति ने इस पर बिना किसी वैध प्रमाण के कब्जा किया है, और संपत्ति के जो दस्तावेज है वो हमारे नाम है, जो हम इस प्रार्थना पत्र के साथ लगा रहे हैं। संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज आप लगा दीजिए। उसके बाद आप वो सबूत लगाइए जो ये साबित करेंगे कि दूसरे व्यक्ति ने इल्लीगल गतिविधियाँ की है, उसने बिना किसी वैध प्रमाण के कब्जा किया है, हमारे साथ मारपीट की है। यदि इस संबंध में आप सबूत लगा देते हैं तो फिर और अधिक कड़ी कार्रवाई होती है। पुलिस स्टेशन पर जाए, यदि स्टेशन पर कार्रवाई ना हो, या पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, आप थानाध्यक्ष से मिलते हैं लेकिन वो भी उस व्यक्ति से मिल जाता है, या फिर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते
उस अपराध की बाबत जो अवैध कब्जाधारी ने किया है, तो आप उसके लिए फिर एसएसपी साहब से मिलेंगे। आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते हैं, पुलिस अधीक्षक के पास जा सकते हैं, जिससे ये साबित होगा कि आप अपने मामले में हमेशा कार्रवाई करने के लिए आगे रहे हैं और आप अवैध कब्जाधारी को हटाने का कई महीनों से प्रयास कर रहे हैं। कई सालों से आप ये सोच रहे हैं कि अवैध कब्जाधारी को हटवाया जाए। जो भी शिकायत आप दर्ज कराते हैं वो आपके लिए एक प्रूफ बन जाती है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने अवैध कब्जाधारी को हटाने के लिए पूर्व में भी शिकायत दर्ज कराई थी। यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे। उन्होंने बताएंगे कि पुलिस इसमें नाकामी बरत रही है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसीलिए जो थानाध्यक्ष है उसको आदेश किया जाए कि वो आपके मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो फिर प्रकरण में तेजी आती है, बहुत ही जल्द से जो प्रक्रिया है वो की जाती है और अवैध कब्जाधारी को हटवाने के लिए प्रभावी कानूनी रणनीति अपनाई जाती है। तो आप व्यक्तिगत रूप से पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं या फिर आप उन्हें भी एक प्रार्थना पत्र देंगे जो बहुत प्रभावी तरीके से होगा, जिसमें आपके अधिकारों का जिक्र होगा, जिसमें इस बात का विवरण होगा कि संपत्ति आपकी है और किसी और ने उस पर बिना किसी वैध प्रमाण के कब्जा किया है। अपराध की बाबत शिकायत के रूप में आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आप एफआईआर दर्ज कराने का अनुरोध करें और ये बताएं कि दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया है, जिसके चलते उस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जाए। जब एक बार उस पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो फिर उसकी बुद्धि सही हो जाती है, जिस एफआईआर में इस बात का जिक्र होगा कि उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी, फिर वो उसमें जमानत कराएगा। तो यदि आप एफआईआर दर्ज करा देते हैं तो ये भी बहुत प्रभावी होता है। आप धारा 164 बीएनएसएस की कार्यवाही भी करा सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 164 के तहत यदि किसी ने आपकी संपत्ति पर बिना वैध प्रमाण के कब्जा किया है, आपके साथ मारपीट करके, दुर्व्यवहार करके, तो ऐसी स्थिति के अंदर धारा 164 का सहारा लिया जा सकता है। धारा 164 और बीएनएसएस ये कहती है यदि किसी स्थान पर शांति भंग होने की संभावना हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के आदेश के पालन में उस व्यक्ति को वहाँ से बेदखल होना होगा और जो दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया है उस व्यक्ति को वहाँ ना आने के लिए कहा जाता है। तो यदि किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा किया है तो धारा 164 का सहारा लीजिए और उस व्यक्ति को वहाँ से बेदखल कराने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दीजिए। संपत्ति के स्वामित्व संबंधी सभी प्रूफ लगाइए और अवैध कब्जे से संबंधित सारे सबूत लगाइए। उसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको विशेष रूप से ये साबित करना होगा कि वहाँ पर शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। यदि आप ये बता सकते हैं कि वहाँ पर शांति भंग हो सकती है तो फिर उस व्यक्ति को वहाँ आने के लिए मना कर दिया जाएगा और इतना सिविल कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, इतना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का निर्णय प्रभावी होगा और आप उस संपत्ति पर काबिज रहेंगे। आप उस संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का निर्णय आपके फेवर में आ जाता है। तो धारा 164 भी बेहतर है। यदि आप इसका सहारा लेना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से भी अवैध कब्जाधारी को बेदखल करने के लिए प्रभावी और एक कानूनी रणनीति अपना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे, ये आपने दूसरा बिंदु जाना जिसमें आप पुलिस वालों की मदद लेंगे। अब तीसरा बिंदु है नोटिस भिजवाना। किसी भी कानूनी प्रक्रिया को शुरू करने से पहले अवैध कब्जाधारी के पास नोटिस भिजवाना एक प्रभावी कदम होता है। नोटिस एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, एक चेतावनी होती है, ताकि विपक्षी को इस बात से आगाह किया जा सके कि यदि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका हर्जा खर्चा वो व्यक्ति देगा और जो सज़ा उसे दी जाएगी उसका भी वो उत्तरदायी खुद होगा। तो आप उस व्यक्ति को ये चेतावनी दे सकते हैं, लेकिन आप नोटिस भिजवाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो एक बेहतर वकील से मिले, किसी ऐसे वैसे वकील को ना पकड़े। आप एक बेहतर वकील से मिले जो सिविल के मामले में बेहतर रूप से कार्रवाई करा सके। आप उनसे मिलकर के ये बताइए कि आपकी संपत्ति पर किसी और ने अवैध कब्जा किया है और आपकी संपत्ति के दस्तावेज ये है। आप उन्हें लेकर के जाइए और ये बताइए कि संपत्ति आपके नाम किस प्रकार से आई थी। आप उन्हें ये बताइए कि वो आपको विरासत में मिली है या फिर आपने बेनामे से खरीदी है, और जो भी दस्तावेज हो आप उन्हें दिखाइए और ये बताइए कि संपत्ति आपके हक में है, आपके अधिकार में है। पहली बात आपने ये बता दी। दूसरी बात आप उन्हें बताइए कि किस व्यक्ति ने कब्जा किया है, उसका नाम, उसका पता, वो कहाँ का निवासी है, उसके पिता का नाम क्या है, सारी बातें उनको बताइए। ये चीज़ें नोट करवा दीजिए। जब आप एक बेहतर वकील से मिलेंगे तो आपको एक बेहतर सलाह दी जाएगी। जब भी आप उसकी ड्राफ्टिंग कराएं तो उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो दूसरे व्यक्ति को चेतावनी देने वाली होनी चाहिए। उसमें इस बात का स्पष्ट विवरण हो कि यदि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता या वो वही काम करता है जो वो वर्तमान में कर रहा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उस व्यक्ति को दंडित कराने के लिए न्यायालय में वाद आयोजित किया जाएगा, जिसके तमाम हर्जे खर्चे का जिम्मेदार वह व्यक्ति होगा। यदि आप उसकी बेहतर तरीके से ड्राफ्टिंग कराते हैं तो कई मामलों में ऐसा होता है कि नोटिस मिलने के बाद वो व्यक्ति या तो आपसे समझौता करता है या फिर आपकी संपत्ति को छोड़ देता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक प्रभावी नोटिस, उसकी प्रभावी ड्राफ्टिंग करा के भिजवाइए। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, अपने स्वामित्व के बारे में बताना ना भूलें। नोटिस में इस बात का स्पष्ट विवरण हो। अब देखिए, जो नोटिस है ये यदि इसको पाने के बाद भी अवैध कब्जाधारी कब्जा नहीं हटाता तो फिर इस नोटिस की जो कॉपी है वो कोर्ट में भी लगती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो बेहतर तरीके से हो। अपने स्वामित्व के बारे में बताइए। आप ये बताइए कि संपत्ति मेरी है, मेरा इस पर अधिकार है, मेरे नाम ये आई थी, या तो विरासत में मिली थी या फिर बैनामे से आपने खरीदी थी, लेकिन आपने इस पर कब्जा कर लिया है। इस तरीके से आप उन्हें संबोधित करते हुए जब वो नोटिस उनके पास दायर करेंगे और ये बताएंगे कि उनके द्वारा किया जा रहा कार्य कौन से कानून के तहत अपराध है, किस सेक्शन के तहत वो क्राइम है और किस तरीके की सज़ा का उसमें प्रावधान है, जब ये सारी बातें आप उसमें लिखवा देंगे, उसके बाद आप उसे एक चेतावनी देंगे कि यदि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, दंडित कराए जाने वाली कानूनी कार्रवाई, यदि वो झूठे दस्तावेज दिखा रहा है तो धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। तो यदि वो नहीं चाहता कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तो उससे पहले वो आपकी संपत्ति को खाली कर दे। ये बहुत प्रभावी होगा यदि आप नोटिस को बेहतर तरीके से लिखवाते हैं। इसी के साथ आपको कानूनी कार्रवाई की धमकी देनी है। आप ये बता सकते हैं कि यदि वो उसको खाली नहीं करता तो आप उसको एक चेतावनी दे सकते हैं। धमकी के स्थान पर आप चेतावनी देंगे जिसमें आप ये बताएंगे कि वो व्यक्ति आपकी संपत्ति को खाली करे। इसीलिए नोटिस के अनुपालन में उसको ये चेतावनी दी जा रही है कि यदि वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। नोटिस के माध्यम से आप उसको ये बता रहे हैं कि यदि वो आपकी संपत्ति को खाली नहीं करता तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी है। और अंत में आप ये बताएंगे कि नोटिस की समय सीमा क्या होगी। आप 15 दिन का नोटिस भेज रहे हैं या फिर 1 महीने का भेज रहे हैं। सपोज डैट यदि आपने 1 महीने का नोटिस भेजा है तो आप उसमें ये बताएंगे कि यदि 30 दिनों के अंदर विपक्षीगण संपत्ति से कब्जा नहीं हटाते हैं या फिर हमारी संपत्ति हमको नहीं सौंपते हैं तो इस धारा के तहत मुकदमा आपके खिलाफ दायर किया जाएगा और इसके हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। यदि 15 दिन के अंदर, या जो नोटिस में समय सीमा स्पष्ट की जा रही है कि आप इतने दिनों के अंदर अपना जवाब दीजिए या फिर संपत्ति को खाली कीजिए या फिर आप ये बताइए कि किस अधिकार से आप वहाँ पर रह रहे हैं, और यदि वो उस नोटिस का जवाब नहीं देता या फिर आपकी संपत्ति को खाली नहीं करता तो आप कानूनी प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। आप उनके अगेंस्ट में, आप उनके विपक्ष में, आप उनके, और यदि वो नोटिस पढ़ने और यदि वो नोटिस प्राप्ति के बाद भी आपके मामले में जवाब नहीं देता और वो नहीं बताता कि संपत्ति कब खाली करेगा या फिर अपना जवाब नहीं देता कि किस अधिकार से वो वहाँ पर रह रहा है, तो फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर है। आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। फिर आप एक बेहतर वकील से मिलिए और कोर्ट में मामला दायर कीजिए, क्योंकि अंतिम विकल्प कोर्ट का होगा। ये 3 तरीके थे जिसमें आपने जाना कि बिना कोर्ट की प्रक्रिया के, बिना एक लंबे केस के आप अपने केस को किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं और उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए किस प्रकार की प्रभावी रणनीति अपना सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारा नया चैनल है विधि वार्ता उसको सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतर जानकारी दी जाती है, आपके अधिकारों की बात की जाती है, कानून की बात की जाती है और इसी के साथ आपको मुफ्त में सलाह दी जाती है। तो मैं मिस्टर हरमन आपका एक बार अभिवादन करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को भेजेंगे। विधि वार्ता चैनल आपके अधिकारों की बात करने के लिए बनाया गया है और उन कानूनी प्रावधानों की बात करने के लिए बनाया गया है जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो यदि आप किसी भी मामले में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट लिखिए, बहुत ही जल्द आपकी मदद की जाएगी। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं मुफ्त में कोई कानूनी सलाह लेना तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत विस्तार से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा किस प्रकार की कार्यवाही आपके मामले में की जानी है या केस जीतने के लिए आपको किस प्रकार की रणनीति को अपनाना होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक, अपने परिचित व्यक्तियों तक भी इस वीडियो को भेजिए ताकि वो भी कभी अवैध कब्जे का शिकार ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।